हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिकबी। मैं अपूर्वा और हम क्लास 9th का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर में मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास क्या होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया अपना एटॉमिक मास। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप बच्चों ऐसे दो एलिमेंट्स, ठीक है, सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों। अगर दो एलिमेंट सेम है तो उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? सेम होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा बच्चों? सेम। मतलब ऐसे कोई भी दो एलिमेंट, मान लो कि दो एलिमेंट ले लिए मैंने x और x, ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या रहेगा? दोनों का सेम। तो z और z से डिनोट कर दिया। अब इनका मास नंबर दोनों का क्या होगा बच्चों? डिफरेंट। मान लो इसका मास नंबर अगर a है तो इसका मास नंबर क्या आएगा यहाँ पे? a डैश। ठीक है, यही क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम आइसोटोप्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों एलिमेंट्स के जो कि आइसोटोप्स को एक्सप्लेन करें। फर्स्ट यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, तीनों ही हाइड्रोजन है तो इनके एटॉमिक नंबर क्या रहेंगे यहाँ पे? सेम। तो हमने देखा कि एटॉमिक नंबर तीनों का कितना है बच्चों? 1। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम देखते हैं कि मास नंबर जो टॉप पे लिखा हुआ है वो इसके केस में 1 है, इसके केस में 2 और इसके केस में कितना है? 3। क्या मास नंबर सेम है? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर के साथ में एलिमेंट्स होते हैं तो उन्हें हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। फर्स्ट चीज तो ये। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग मासेस आ रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना कि यहाँ 1 आया यहाँ 2 आया। तो बच्चों इसका सिंपल से रीजन है कि एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है प्रोटॉन तो तीनों के अंदर कितना है? 1। इसके अंदर भी 1, इसके अंदर भी 1 और इसके अंदर भी 1। मतलब चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले केस के अंदर तो बच्चों देखो प्रोटॉन कितना है? 1। ठीक है, बात करें मास नंबर की तो मास नंबर भी कितना है? 1। मतलब कितना न्यूट्रॉन रहा होगा? 0। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1H2। वापस से क्या ऐड करना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन कितना होगा यहाँ पे? 1 प्लस। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए कि मास नंबर टोटल 2 आ जाए? या होना चाहिए 1। तो 1 + 1 तो मास नंबर आ जाएगा आपका 2। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर एटॉमिक नंबर कितना आएगा? अगेन 1। न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2। तो टोटल मास नंबर कितना आ गया बच्चों यहाँ पर? 3। इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉप पे कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, राइट। मतलब इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? आइसोटोप का है। यहाँ पे इसका नाम आता है प्रोटियम, इसका नाम आता है ड्यूटेरियम, इसका नाम होता है ट्रिटियम। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। जो 1H1 है इसका नाम होता है प्रोटियम, 1H2 जिसका नाम होता है बच्चों यहाँ पे ड्यूटेरियम, और 1H3 उसका नाम होता है यहाँ पे ट्रिटियम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल भी लेके समझते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन के आइसोटोप की बात करूँ, ठीक है, तो कार्बन का आइसोटोप होता है बच्चों 6C12 और 6C13। ठीक है, ये दो आइसोटोप होते हैं कार्बन के। यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर दोनों का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। मतलब सेम है, सेम एलिमेंट है तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। बात आती है मास नंबर की। मास नंबर यहाँ कितना आ रहा है? 12 और इसको अब यहाँ पे 14 कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ कितना आ रहा है? 12। यहाँ कितना आ रहा है? 14। इसका मतलब इससे और इन दोनों के बीच में दोनों में क्या डिफरेंस होगा? दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कार्बन 2 फॉर्म्स में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अभी इसका मतलब डिस्क्राइबिंग पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। जैसे इन तीनों का एटॉमिक नंबर कितना था?
1 1 और 1, बट डिफरेंट एटॉमिक मास या फिर मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका था 1, इसका था 2, इसका कितना था यहाँ पर 3 था। क्लियर है। अब इसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स आर सिमिलर। अगर मैं बात करूँ कि अलग अलग जो आइसोटोप्स रहते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, उनकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होंगी, तो जितने भी आइसोटोप होंगे उनकी केमिकल रिएक्शन सेम होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सब क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, अपीयरेंस हो गई, इन सब को हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, डिफरेंट होगी। अब हम देखते हैं कि आइसोटोप की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे फर्स्ट बात करें तो यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है दैट इज यूज्ड एज द फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल काम आता है कौन, यूरेनियम, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है उसके लिए क्या काम आते हैं बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर काम आते हैं, या फिर बहुत बार पावर जनरेशन के लिए भी काम आते हैं। सेकेंड आता है बच्चों इसके अंदर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। अगर अपन बात करें कि कोबाल्ट का आइसोटोप किसके अंदर काम आता है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है, कैंसर में काम आएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन। तो आयोडीन किस में यूज में आता है, गॉइटर। तो फर्स्ट हो गया यूरेनियम दैट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, सेकेंड हमने बात करी कोबाल्ट दैट इज यूज्ड इन द कैंसर, और थर्ड हमने पढ़ा अभी आयोडीन दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गॉइटर। तो ये हमारी यहाँ पर आइसोटोप्स की एप्लीकेशन भी कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे आइसोबार्स के बारे में। स्टूडेंट्स यहाँ हम पढ़ेंगे कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए हम देखेंगे कि ऑर्गन के जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बच्चों, 18। कैल्शियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 20। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा एलिमेंट्स का, डिफरेंट। बट हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एलिमेंट्स का मास नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ इसका मास कितना आ रहा है 40 और इसका मास भी कितना आ रहा है 40, मतलब क्या हो गया, मास नंबर सेम है। तो अब हम यहाँ पर रीजन समझते हैं कि इनका मास नंबर जो है वो सेम क्यों आ रहा है। देखो हमें पता है कि एटॉमिक मास हमेशा किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो एटॉमिक मास कितना है 40, तो यहाँ लिख दिया 40। न्यूट्रॉन्स नहीं पता, प्रोटॉन्स कितने बच्चों, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। तो न्यूट्रॉन की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 22। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं 22। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो उसके अंदर मास टोटल कितना है 40। न्यूट्रॉन्स पता है क्या, नहीं, तो लिख दिया हमने उसकी जगह n। और प्रोटॉन्स कितने हैं, जितना मास नंबर होगा, तो मास नंबर कितना है 20 है, मतलब हमें प्रोटॉन्स कितने लिख सकते हैं 20। तो यहाँ से n किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 20 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि आइसोबार के अंदर ना नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ये प्रॉब्लम किसके अंदर आती है बच्चों, आइसोबार्स के अंदर आती है। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिसे हम बोलते हैं मास नंबर, वो क्या होगा, सेम होगा। तो या तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोल लो, या फिर इसे हम एक और टर्म से भी डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लियॉन। क्या नाम होता है जिसका, न्यूक्लियॉन। या फिर न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आइसोबार्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम कितने दूसरे सेम टाइप के एटम्स या फिर डिफरेंट टाइप के एटम से कंबाइन हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक बार डेफिनेशन वापस से डिस्कस करेंगे, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो हमें एक टर्म पढ़नी है जिसका नाम होता है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटरमोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ अगर के शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल कौन सी होती है, ये अगर न्यूक्लियस है, इसके बाद जस्ट ये वाली शेल कौन सी होगी, के, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2।
अगर मैं इसके एल शेल की बात करूं तो एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8, ठीक है। मान लो के शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। अगर ये वाली जो शेल है इसके अंदर मैं बोलूँ कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट शेल थी उसमें 2, फिर उसके बाद इसके अंदर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हो गया बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे फिल कर दिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं पूछूं आपसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने, तो आपका आंसर क्या होगा? 6, क्योंकि हमें लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैलेंसी के कॉन्सेप्ट की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। देखो हमारा एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा? स्टेबल होगा। या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, अगर के शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और के अलावा कोई भी शेल ले लो, एल एम या फिर और कोई दूसरी भी शेल, तो उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ड्यूप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? ऑक्टेट। अब देखो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे समझ लो कि पेट भर गया, ठीक है, मतलब ऐसा कि किसी इंसान के, किसी बच्चे का पेट भरा हुआ है, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर पेट भरा हुआ है और कोई खाना देगा तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे। वही यहाँ पर भी होता है कि अगर किसी एलिमेंट के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो और कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और ना कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो वही हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि एटम्स विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल हैव जीरो वैलेंसी। जीरो वैलेंसी मतलब वो किसी के भी साथ नहीं कंबाइन होंगे, वो खुद ही अपने आप में क्या होते हैं बच्चों? स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब किसको फॉलो कर रहे हैं? वो ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि दूसरे एलिमेंट के अंदर क्या होगा जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम यहाँ पर है कि अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मतलब ये सारे जो मेटल्स हैं या फिर ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बट अभी हमने जो रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? ऑक्टेट रूल, और एक हमने पढ़ा था डुप्लेट रूल, कि अगर कहीं पे भी के शेल है तो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और के अलावा कोई शेल आती है तो वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो एटम स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका सिंबल होता है Na। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 2, 8 और 1। तो क्या आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ तो आउटर मोस्ट में कितने बच जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बना लेगा Na+, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा यहाँ पे 2,8। तो क्या देख सकते हैं, एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, या फिर वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इनकी वैलेंसी कितनी बन जाती है बच्चों? 1 बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से किस तरीके से हम चेंज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ बच्चों फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन जिसका सिंबल होता है F और एटॉमिक नंबर होता है 9। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, 2,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। इसीलिए हम देखते हैं फ्लोरीन F- की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही F- की फॉर्म में आए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2,8, ठीक है। यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 2,6। क्या इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 8। सो इट विल बिकम 2,8। तो यहाँ पर फ्लोरीन की वैलेंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी? -1। ऑक्सीजन की बात करें तो कितनी हो जाएगी बच्चों? -2। तो ये आप अब इजीली समझ सकते हैं कि इन एटम शेयर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को
गेन कर रहा था, और 10th क्लास में आप पढ़ेंगे कि इसी वे से एटम्स शेयर भी करते हैं टू मेक ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। बस इसीलिए वो या तो लूज करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा। तो बच्चों हमारा क्लास 9 का चैप्टर 4 यहीं कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।